बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने बात की थी एंजाइम्स की कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनका स्फेरिकल है, तकरीबन गोल होती हैं और उस स्ट्रक्चर की वजह से फिर ये अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। यानी कि वो एक्टिव साइट की शेप होती है मखसूस और उसके अंदर एक मखसूस किस्म का सबस्ट्रेट जुड़ सकता है। तो अगर कोई चीज़ एंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करे, उसको डिस्टर्ब करे, तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, जाहिर है। यानी कि वो शेप चेंज होगी उस बॉल की, उसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज होगी और उसकी वजह से वहां पे सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकेगा और रिएक्शन नहीं हो सकेगा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की हमने बात की थी कि ये बड़ी नखरीली होती हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से काम करना छोड़ देती हैं और मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बिलखसूस वो फैक्टर्स जिनकी वजह से स्ट्रक्चर में कोई मसला आता है तो वो फौरी तौर पर उससे डिस्टर्ब होती हैं। मिसाल के तौर पे पहला फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन से मुराद है कि सेल के अंदर या सोल्यूशन के अंदर एंजाइम्स की तादाद, उनकी मिकदार कितनी है। फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, के सबस्ट्रेट अवेलेबल भी है या नहीं है। फिर टेम्परेचर कितना है, क्योंकि काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, टेम्परेचर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। पीएच है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन वहां पर कितनी है, इनहिबिटर्स मौजूद हैं या नहीं है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। इनके बारे में हम तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि किसी सेल के अंदर या किसी सोल्यूशन के अंदर एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की मिकदार कितनी है। अब हमने मजदूर वाली मिसाल ली थी कि अगर एक मजदूर को मकान बनाने में 1 महीना लगता है तो 2 मजदूर 15 दिन में बना लेंगे, ठीक है। अगर 30 मजदूर रख ले तो क्या होगा, 1 दिन में फिर भी नहीं बनाते, कुछ वेले बैठ जाते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि आप 0 से शुरू कर ले, मजदूरों की तादाद बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन, काम करने की स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जितने ज्यादा एंजाइम्स होंगे उतनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी, उतने ज्यादा सबस्ट्रेट आकर उनके साथ जुड़ेंगे, कन्वर्ट होंगे, रिलीज होंगे। तो इस वजह से ज्यादा एंजाइम करने से ज्यादा सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है। जब अनलिमिटेड क्वांटिटी हो सबस्ट्रेट की तो एंजाइम का रेट डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता जाता है, एंजाइम की क्वांटिटी डबल करते जाएं तो। लेकिन जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए एंजाइम की, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग कंसंट्रेशन। मतलब आपने 30 ही मजदूर लगा दिए मकान बनाने के लिए, तो फिर उसमें से कुछ लोग कुछ देर के लिए इधर उधर हो जाएंगे, फारिग बैठना शुरू कर देंगे और कुछ लोग काम कर रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन एंजाइम की कर दें तो एक वक्त ऐसा आता है कि जितना रेट बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता और थोड़ा कम बढ़ता है। इसको हम लिमिटिंग कंसंट्रेशन कहते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा इतने ही होंगे तो काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरी चीज है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट हम कहते हैं वो सब्सटेंस जिसको एंजाइम तोड़ता है। अब शुरू में आपने एंजाइम खुले डुल्ले डाल दिए बहुत ज्यादा मिकदार में और अब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे उतनी जल्दी वो कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एंजाइम मौजूद है। वो 1 आया उसको तोड़ दिया, 2 आए उनको भी तोड़ दिया, 3 आए उनको भी, यानी जितनी ज्यादा मिकदार आप करेंगे वो उतने ज्यादा को कन्वर्ट करते जाएंगे। तो अबंडेंट क्वांटिटी हो एंजाइम्स की तो रेट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट करते जाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पे भी मसला यही आता है कि आपने सबस्ट्रेट बढ़ाते 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 इतना ज्यादा कर लिया कि अब मिसाल के तौर पे आपके पास 50 मॉलिक्यूल थे एंजाइम के। अब उन 50 के साथ 50 सबस्ट्रेट बाइंड कर गए, बाकी बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी, ठीक है। तो उतने इंतजार की वजह से वो स्लो डाउन हो गया। अब वो कन्वर्ट हुए, अगले 50 की बारी आई, वो कन्वर्ट हुए, फिर अगले 50 की बारी आई। तो जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो जाती हैं तो मजीद बाकियों को फिर इंतजार करना पड़ता है। तो उस वक्त आप सबस्ट्रेट बढ़ाते भी रहे, वहां पे 50 के बजाय 1000 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डाल दें तो रेट ऑफ रिएक्शन
नहीं बढ़ता, गर्चे जब वो आप 1 से 2 से 3 से शुरू कर रहे थे तो उस वक्त रेट बढ़ता जा रहा था। तीसरी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलती है। आपने देखा हुआ है कि पानी जब ठंडा होता है तो आपने उसे मतलब किसी चीज के अंदर रखा हुआ है, बर्तन के अंदर रखा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप उसे हीट करते हैं तो पानी के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है, तेजी के साथ मूवमेंट होती है। तो हीट एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो गर्म है, एक दूसरे से टक्करे मार रहे हैं। अगर वो मूव नहीं कर रहे बहुत ज्यादा तो हम कहेंगे कि वो ठंडे हैं। तो हीट एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब जब हीट आप ज्यादा करेंगे तो क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में टक्करें होंगी। जब टक्करें होंगी तो उनमें से कोई ना कोई एक्टिव साइट के अंदर फंसेगा। जब एक्टिव साइट के अंदर फंसेगा तो वहां पर उसका रिएक्शन होगा, कन्वर्जन होगी उसकी। तो जितनी एनर्जी आप ज्यादा देंगे उतना ज्यादा एंजाइम काम कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से फिर रिएक्शन हो सकता है। अब जूं जूं आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं अमूमन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन एक खास हद तक। उस खास हद को जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो रहा हो उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम जो उसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम्स अपने मैक्सिमम रेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर अपना फिक्स होता है, मखसूस होता है, ठीक है। कुछ जरा ठंडे टेम्परेचर पे काम करने के लिए बने हुए हैं, कुछ जरा गर्म टेम्परेचर पे काम करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन हमारी बॉडी के ज्यादातर एंजाइम्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम करने के लिए बने हुए हैं। ज्यादातर, तमाम नहीं, लेकिन अक्सर जो है वो 37 पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, मसलन 50 डिग्री से ज्यादा कर देंगे तो ये होगा कि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि हीट करने से क्या होता है, प्रोटीन्स, क्या वर्ड यूज किया था, डी नेचर होना शुरू हो जाती हैं, अपनी ओरिजिनल नेचर में नहीं रहती है। अंडे का हमने कहा था कि हमने तवे के ऊपर डाला, पहले वो लिक्विड था, अब वो सॉलिड हो गया, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं रहा। इसी तरह कोलेजन प्रोटीन है, जब वो हड्डी के अंदर है तो उसका और हिसाब है। हड्डी आपने देगची में डाली, उसके अंदर पानी डाला, गर्म करना शुरू कर दिया, गर्म करते गए करते गए करते गए, तो अब वो पाए का जो शोरबा बन गया लेसदार, वो कहाँ से आया है, वो एक्चुअली वो हड्डी में से प्रोटीन डी नेचर होकर बाहर निकल गई है और उसने वो शोरबा बना दिया, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो सब वो एंजाइम के लिए अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं रहता और उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू कर देते हैं हीट की वजह से, और अल्टीमेटली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और हम कहते हैं कि एंजाइम डी नेचर हो गया। तो बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, तवे के ऊपर अपना हाथ रख देंगे तो अब वहां के एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे, मतलब सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम काम कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा करें टेम्परेचर तो फौरी तौर पर आप देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, फिर चौथी चीज है पीएच वैल्यू। पीएच हम कहते हैं हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन को, कि वहां पर माहौल एसिडिक है या बेसिक है। तो एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच हम कहते हैं उस पीएच को जिसके ऊपर एंजाइम अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर काम कर सकता है। अमूमन अब टेम्परेचर का हमने देखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रख दें चीजों को, बर्फ जमा दें, तो वो लंबे अरसे तक खराब नहीं होती। दूध आप फ्रीज करके रख दें, वो 6 महीने भी पड़ा रहे तो उसको मसला नहीं बनेगा अगर वो वाकई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्यों नहीं खराब हुआ, खराब कौन करता है, बैक्टीरिया खराब करते हैं। और बैक्टीरिया में भी कौन सी चीज, उसके एंजाइम्स हैं जो दूध को तोड़ते हैं, उसमें मतलब जहरीले केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, आपको उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, आपका दिल नहीं करता उसे पीने के लिए, ठीक है। तो वो, लेकिन जब आपने उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है या -10 -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है तो उस वक्त क्या होगा,
वो एंजाइम काम नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी लो काइनेटिक एनर्जी पे एंजाइम्स काम नहीं करते, इस वजह से वो एंजाइम दूध में उस वक्त जरासीम मौजूद तो हैं, हवा से शामिल हुए हैं, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है उनके पास, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है उनके पास, और उसकी वजह से फिर दूध आपका पड़ा रहता है लंबे अरसे तक। लेकिन अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, मसलन आपने उसे रख दिया 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो उसको खराब होने में 1-2 दिन शायद लग जाएं, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 8 नीचे वाले फ्रिज में रखा हुआ है तो वो 1-2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद शायद खराब हो, फौरन नहीं खराब होगा। अगर आपने बाहर रखा हुआ है जल्दी खराब होगा, और अगर आप उसको बार बार उबालते रहें, दिन में 3 दफा उबालें, तो फिर भी नहीं खराब होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अब इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि सारे एंजाइम्स मारे जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, और उसकी वजह से वो खराब नहीं कर सकेंगे आपके दूध को। तो एक खास टेम्परेचर है जिसके ऊपर, लेकिन काफी ज्यादा रेंज है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, फिर भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स काम करते रहते हैं। लेकिन पीएच मतलब बड़ी सी रेंज थी, पीएच की बड़ी छोटी सी रेंज होती है, ठीक है, थोड़ी सी रेंज है कि उसके ऊपर एंजाइम ने काम करना है, उससे वेरी करेगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। पीएच जब चेंज होती है तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन या तो ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। अब ये हाइड्रोजन आयंस जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, या उसके 3D स्ट्रक्चर के साथ, उसके अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी असल हालत में नहीं रहता और काम करना बंद कर देता है। उसकी एक्टिविटी या तो स्लो डाउन हो सकती है या बिल्कुल ब्लॉक हो सकती है। अगर पीएच में बहुत ज्यादा चेंज कर दें तो उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक दफा फिर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। आपने पीएच चेंज होते हुए देखी है जब आपने दूध के अंदर सिरका डाला, ठीक है, या नींबू का रस डाला, तो वो पीएच चेंज हुई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए एंजाइम के, या प्रोटीन्स जो भी अंदर थी उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए तो वो प्रोटीन सॉलिड हो गई, जो पहले सॉल्युबल थी अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। यही चीज आपने दही जमाते हुए देखी है कि वो बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, उस एसिड की वजह से दूध की प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं, डीनेचर होके वो दही की फॉर्म में आ जाती हैं। तो पीएच चेंज होने की वजह से प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं और वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। मखसूस एंजाइम्स की बड़ी मखसूस रेंज होती है। कुछ एंजाइम्स एसिडिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिखाया हुआ है पेप्सिन एंजाइम कितनी पीएच पे काम कर रहा है, 2 के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह सलाइवरी अमाइलेज है 7 के अराउंड, मतलब जहां पर वो पीक आ रही है, टॉप आ रहा है, तो वहां पर वो मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो तकरीबन 7 के अराउंड है। उसके मुकाबले में ट्रिप्सिन है 9 के, यहाँ 8-9 के दरमियान है, ठीक है। तो टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें से बाज़ दफा ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि कौन सा वाला एंजाइम कितनी पीएच के ऊपर काम करता है, पेपर में सवाल पूछा जाता है।